ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर अप्रोच ऑफ अ सेल साइकिल रेगुलेशंस के बारे में स्टडी किया और जाना कि किस तरीके से सेल साइकिल का जो रेगुलेशंस हो रहा है वहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस किस तरीके से उनका कंट्रोल सिस्टम पे रेगुलेशंस होता है और कैसे सेल अपने सेल की जो साइकिल होती है किस तरीके से रेगुलेटेड फॉर्म में चलती है। Today we are here to discuss about more and more elaborated form about the cell cycle regulations at the level of a molecular basis. So this is the second part of a molecular approach of a cell cycle regulations. Today we will discuss about one of the two most important mechanism for the DNA damage biosignaling pathways as well as cancer pathways. Okay, so काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की और इसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक पॉइंट के सिस्टम से, मीन्स चेक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के। कल आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या मॉलिक्यूलर अप्रोच था और किस तरीके से वो काम करते हैं। सो चेक पॉइंट के बारे में ऑलरेडी पहले से आप लोगों को ब्रीफ कर चुका हूँ, तो यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पर आते हैं। सेल के फेजेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो चेक सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को क्लासिफाइड किया गया बेसिकली तीन कैटेगरी में। और जिसका कि नाम पहला है दैट इज द सेल साइकिल चेक पॉइंट, दूसरा है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट और तीसरा है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। राइट, ये तीन तरीके के आपके चेक पॉइंट्स हैं और इन तीनों तरीके के चेक पॉइंट्स का अपना अलग अलग क्या है रोल है और अपना अलग अलग क्या है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन शॉर्ट में अगर चेक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझे तो बेसिकली आपको बताया जा चुका है कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। ये एक तरीके का अगर आप देखा जाए तो ये गेट कीपर की तरह से काम करते हैं और इनका बेसिकली काम होता है कि इवोल्यूशन करना। ये जो भी आपके सेल्स के साइकिल के दौरान पे होने वाले जो इवेंट है, जो प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस का सही तरीके से परफॉर्मेंस हुई है कि नहीं हुई है, इस चीज़ का इवोल्यूशन करने वाला काम जो करेगा वो क्या है दैट इज द चेक पॉइंट्स होते हैं। तो इनका काम यही होता है कि सेल्स जिस फेज में जो प्रोसेस होना है वो प्रोसेस पूरी तरीके से आपकी हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हुई होगी तो वो क्या करेंगे, उसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे उसको हाल्ट करेंगे और उसमें फिर से उसको टाइम देंगे कि सेल अपनी जितनी भी लैकुना है उसको क्या करे, फुलफिल करे। देन उसके बाद फिर से क्या करेंगे, परमिशन देंगे। यहाँ पे जो होने वाला प्रोसेस है वो आपका फिर से यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा, यहाँ पे होने वाला जो प्रोसेस होगा यहाँ पे चेकआउट हुआ जाएगा। तो इस तरीके से सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो हाईली रेगुलेटेड फॉर्म में होता है, कंट्रोल फॉर्म में होता है। और इन हाईली रेगुलेटेड और कंट्रोल फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उनको हम लोग बेसिकली कलेक्टिवली चेक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल का जो चेक पॉइंट है वो क्या करता है, डीएनए डैमेज का जो चेक पॉइंट है वो क्या करता है, स्पिंडल असेंबली के जो चेक पॉइंट है वो क्या करता है और इनके लिए क्या क्या बेसिक मैकेनिज्म है। ओके, तो सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। और यहाँ पे स्टेटमेंट है दीज चेक पॉइंट्स वेरीफाई वेदर द प्रोसेस एट ईच फेज ऑफ द सेल साइकिल्स हैव बीन एक्यूरेटली कंप्लीट और नॉट। सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट होते हैं उनका बेसिकली जो काम होता है वो इस चीज़ को वेरीफाई करना, इस चीज़ को चेक आउट करना कि सभी फेजेस पे, जो सेल साइकिल के सारे फेजेस हैं उन फेजेस पे जो काम होना था क्या वो एक्यूरेटली प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा तो फिर वो सिग्नल देंगे नेक्स्ट फेज में प्रोसीड करने के लिए, नेक्स्ट फेज में ट्रांजिट करने के लिए। नहीं हुआ होगा तो वहीं पे क्या करेंगे, उसको हाल्ट कर देंगे कि अपना प्रोसेस को कंप्लीट करें। An important checkpoint in G1 phase has been identified in each 10 mammals। जीवन फेज पे जो चेक पॉइंट आपका पाया जाता है, चेक पॉइंट का पूरा ग्राफ मतलब फिगर आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, दे भी चुका हूँ, जहाँ पर आपने देखा था कि कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। सो जीवन फेज में पाए जाने वाले जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो ईस्ट में और मैमल सेल्स में दोनों में क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि इनमें किस किस नाम से जाना जाता है। ईस्ट के केस में इस जीवन फेज के चेक पॉइंट को बेसिकली हम स्टार्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं और मैमल्स के केस में इसको हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसको, जीवन फेज के चेक पॉइंट्स को। तो जीवन चेक फेज के चेक पॉइंट्स को दो टर्म यहाँ पे दिया गया। अगर इसकी बात किया जाएगा ईस्ट सेल्स में जो कि सिंपल यूकैरियोटिक सेल्स होता है, और अगर आपका बात किया जाएगा मैमल सेल्स में जो कि कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसमें इसको नाम दिया गया दैट इज स्टार्ट पॉइंट और इसमें आपको दिया गया दैट इज द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। तो एक नंबर का पार्ट बी में सवाल आपका यही बनता है, जीवन फेज के चेक पॉइंट को और सब नाम किस नाम से जानते हैं, मैमल्स में या ईस्ट में। ये दे करके आपसे क्वेश्चंस पार्ट बी में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इनको आप याद रखिए कि चेक पॉइंट जो जीवन फेज का होता है उसको आप स्टार्ट पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं।
This is the point at which the cells become committed to the DNA replications and completes a cell cycle. जीवन फेज ही वो आपका फेज है, और उसका जो चेक पॉइंट है वही वो काम करता है कि अब जो सेल्स होगी वो बेसिकली पूरी तरीके से फाइनली सारे मॉलिक्यूल्स को जो कि रेप्लिकेशंस के लिए चाहिए होते हैं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, वो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बेसिकली आपका कहाँ पे बनता है, जीवन फेज में। जीवन फेज में यही काम होगा कि डीएनए को रेप्लिकेशंस करने के लिए जितने सारे इनिशिएट करने के लिए जिन सारे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और डीएनए का जहाँ पे आपका ओराई साइट्स होता है, मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है, वहाँ पे जाकर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स पूरा आपका बन चुका होता है। मीन्स नाउ डीएनए अब क्या होगा, रेडी होगा सिर्फ अपना स्टैंड को ओपन करके, मीन्स जितना भी आपका हेलिकेज और जो भी टोपोइसोमरेज एंजाइम्स होंगे वो सारे एंजाइम्स आपके आकर के जगह जगह पे बाइंड कर जाएंगे और आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सो स्टार्ट होने से पहले का सारा जो प्रोसेसिंग होता है डीएनए के रेप्लिकेशन होने का, वो कहाँ पे होगा, जीवन फेज में होगा। और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनको हम प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, PRC। राइट। सो आपको बताया जा रहा है कि जीवन फेज जो है वो बेसिकली ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेल अपने आप को इस बात का कमिट करती है कि अब वो डीएनए रेप्लिकेशंस को करने के लिए एज वेल एज सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या है, रेडी है। अगर जीवन फेज के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए होंगे, इनकम्प्लीट होगा, तो आगे की जो एस फेज है वहाँ पे सेल प्रोसीड नहीं कर पाएगा। जीवन का जो चेक पॉइंट होगा उसको क्या करेगा, वहीं पे रोक देगा और बताएगा कि अभी आपकी जो प्रोसेसेस हैं कंप्लीट नहीं हुई हैं, आपको अभी जीवन फेज में रह करके प्रोसेस को कंप्लीट करने का टाइम है। सो नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया जा रहा है कि इट इज़ द जीवन फेज दैट द सेल इंटीग्रेट माइटोटिक मीन्स माइटोजेनिक एंड ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स and make the decision to proceed, pause, and exit the cell cycle. So this is one of the very important point जीवन फेज के बारे में। जीवन फेज ही वो फेज है पूरे सेल साइकिल का जहाँ पे सेल क्या करता है, इंटीग्रेट होता है माइटोटिक और ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर से। माइटोटिक का मतलब जो कि ऐसे फैक्टर जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर जो कि ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करते हैं। ये दोनों ही काइंड के स्टिमुलेटरी फैक्टर से इंटीग्रेशन होता है जीवन फेज में, और ये दोनों ही फैक्टर इस बात को डिसाइड करते हैं कि सेल क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा या उसी फेज में पॉज कर जाएगा या फाइनली वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने का मतलब कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका जीवन फेज है, ये आपका एस फेज है, और ये आपका G2 फेज है, ये आपका M फेज है। यहीं पे आपका होता है G0 फेज। एग्जिट करने का मतलब होता है अगर जीवन फेज में जो प्रोसेस आपकी होनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हो तो बेसिकली वो सेल्स क्या करेगी, चली जाएगी कहाँ पे, G0 फेज में। नॉर्मली जितने भी आपके वन टाइम डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जो भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं या मसल सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन सिर्फ वन वन टाइम होता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो साइकिल मतलब वो जो सेल होती है वो परमानेंटली हमेशा G0 फेज में चली जाती है। परमानेंटली G0 फेज में जाने का मतलब ये हुआ कि उनकी रिकवरी फिर से सेल साइकिल में होती ही नहीं है। तो एक बार जब वो डिवाइड होकर के मतलब डिवाइड हुए और G0 फेज में चले गए तो उनकी प्रोसेस ये से हो ही नहीं रही है। दैट इज़ वाई आप बताते हैं उनको कि वो पूरे लाइफ टाइम मतलब कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपके जो सेल्स इमेच्योर होती हैं या अब्रप्ट उनमें प्रोसेस पाई जाती है, अगर उन उन सेल्स को भी टेम्पोररी टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए G0 फेज में भेजा जाता है। G0 फेज में जाकर के वो अपने आप को पूरा वॉल्यूम और जो कंटेंट है उसको मेंटेन करते हैं। फिर से क्या करेंगे, वो जीवन फेज में आएंगे, जीवन फेज का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होना शुरू होगा, और अगर यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया फिर तो वो क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। थोड़ी बहुत मतलब जो एरर है मीन्स शॉर्ट लेवल का एरर है तो वहीं पे पॉज हो जाते हैं, यहीं पे हॉल्ट हो जाता है, और अगर प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा तो उनको प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो प्रोसीड होना, पॉज होना, एग्जिट करना, ये तीनों का तीनों काम बेसिकली जीवन फेज में ही डिसाइड हो जाता है। सो जीवन फेज जैसा कि आपको पहले से बताया गया कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है पूरे सेल साइकिल का, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो काम है बहुत ही ज़्यादा डिसाइड होने वाला काम क्या है यहाँ पे चलता है कि साइकिल आगे प्रोसीड आपकी करेगी कि नहीं करेगी, प्रोसेस चलेगा कि नहीं चलेगा, सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये सब कुछ आपका जो डिसीजन है वो इसी जीवन फेज में ही क्या होता है,
प्रोसीड हो जाता है। तो जीवन फेज ही वो फेज है जहाँ पे ये बात का डिसीजन होता है कि सेल आगे सेल साइकिल में प्रोसीड करेगी कि नहीं करेगी, या वहाँ से निकल जाएगी, या वहीं पे उसी फेज में बनी रहेगी। राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट को लेकर के। तो अभी आपने पढ़ा सेल साइकिल के चेक पॉइंट के बारे में, जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा कि सेल साइकिल का जो जीवन चेक पॉइंट है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीएनए डैमेज के चेक पॉइंट को। तो डीएनए डैमेज का जो चेक पॉइंट है वो क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो चेक पॉइंट होगा वो डीएनए के डैमेज के बारे में बताने का काम करेगा। और जहाँ कहीं पे भी डीएनए अगर आपका प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन से नहीं हुए होंगे, कंटेंट का डुप्लीकेशन से नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है किसी भी कारण से, चाहे वो बाहरी किसी फैक्टर की वजह से या इंटरनल किसी फैक्टर की वजह से, डीएनए डैमेज अगर आपका होता है तो वो कुछ सिग्नल देता है। और उस सिग्नल के मिलने से डीएनए के रिपेयर करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि काइनेज एक्टिविटी रखते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और उनके उनके एक्टिवेशन से, सॉरी, उनके एक्टिवेशन से फिर जो डीएनए आपका डैमेज हुआ रहता है, चाहे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक हुआ हो या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक हुआ होता है, उन दोनों ही टाइप के डैमेज को रिपेयर करने के लिए पूरा का पूरा पाथवे चलता है, रिपेयरिंग होती है, तब जा करके फिर से सेल अपना क्या करता है, रिज्यूम करता है अपने सेल साइकिल को। तो ये वाले जो चेक पॉइंट्स होते हैं डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स, इनका काम डीएनए के कंटेंट को कि डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएनए के फाइडेलिटी को कि डीएनए प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं पे मिस पेयरिंग तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ को चेकआउट करने का काम किसका होगा, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट का। सो इन्वॉल्व अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इंड्यूस्ड बाय डीएनए डैमेज। तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं इनका एक्टिवेशन बेसिकली डीएनए के डैमेज जब होता है तो वहाँ से कुछ सिग्नल निकलते हैं, उन सिग्नल की वजह से ये पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये करता क्या है, ब्लॉक सेल साइकिल प्रोग्रेशन अल्टिल डीएनए इज रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। ये जो चेक पॉइंट होंगे डीएनए डैमेज वाले, ये क्या करते हैं, सेल साइकिल का जो प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब कि जो जीवन से एस में, एस से जी टू में, एस जी टू से एम हो रहा है, ये वाली जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि पूरे सेल साइकिल में आपका सिर्फ और सिर्फ एस फेज ऐसा है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो डेफिनेटली आपका जो चेक पॉइंट ये काम करेगा वो यहीं पे काम कर जाएगा कि एस फेज को का जो प्रोग्रेशन होने वाला होगा उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तब तक ब्लॉक किया रहेगा जब तक कि डीएनए का जो डैमेज हुआ था वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर्ड नहीं हो जाता। तो डीएनए रिपेयर के लिए आपको 5 पाथ से पढ़ा चुका हूँ केवीएस वाले बैच में, जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर होता है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है, बेस एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम होता है, सॉस रिपेयर सिस्टम्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, रिपेयर सिस्टम हैं जो कि आपके सेल्स में और आपकी बॉडी में चलते हैं, अलग अलग लेवल के डीएनए के डैमेज को रिपेयर करने के लिए। तो वो सारे के सारे पाथवे यहाँ पे भी वही एक्टिव हो जाते हैं, काम करते हैं, जब आपका डीएनए क्या होता है, डैमेज होता है। तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है। एक्चुअली घर से आने और जाने में लग रहा है कि थोड़ा पानी का चेंजेज़ हुआ है, तो सर्दी-जुकाम हो गया है। आवाज़ अगर थोड़ा-सा प्रॉपर ना सुनाई दे तो आप लोग बता दीजिएगा। वैसे कोशिश यही है कि ठीक तरीके से सुनाई देता रहे। Its prime function is to ensure that the incomplete or damaged DNA are not replicated and pass on the daughter cells. इनका जो सबसे मेन और की जो फंक्शंस है वो क्या है? वो इस बात को देखना कि जो पेरेंटल सेल्स है उन पेरेंटल सेल्स का डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ है वो कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है, कहीं डीएनए आपका डैमेज तो नहीं है। अगर इस तरीके का होता है तो उसको क्या करते हैं, वहीं पे रोक देते हैं। और पूरी की पूरी इनकी कोशिश यही होती है कि जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उन डॉटर सेल्स में इस तरीके का डीएनए कंटेंट ना जा पाए जो कि इनकम्प्लीट हो या डैमेज्ड हो, किसी तरीके के abnormalities वाले जो कंटेंट है वो ना जाएँ। तो डीएनए चेक पॉइंट का जो प्राइम ड्यूटी है वो यही है कि डीएनए के कंटेंट को, डीएनए के डैमेज को ये चेक करने का काम इनको दिया जाता है, वो यही काम अपना करते रहते हैं। और इनका काम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये काम अगर करना बंद कर देंगे तो बेसिकली आपके सेल्स में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज, 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। जीवन एस जो कि ट्रांजिशन फेज के माने जाते हैं, और दूसरा आपका होता है प्राइम सिर्फ एस फेज चेक पॉइंट जो कि सिर्फ एस फेज में माना जाता है, और तीसरा आपका होता है दैट इज द
G2M फेज चेक पॉइंट जो कि ट्रांजिशन फेज के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देखना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मान लीजिए आपका G1, ये S और ये M। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो एक आपका जो होगा वो यहाँ कहीं पाया जाएगा, जो कि इसको और उसको ट्रांजिशन करने में जो आपका ये हेल्प करता है उसको आप बोलते हैं G1S। एक पूरा प्रॉपर सिर्फ यहाँ पे कहीं पाया जाएगा और एक आपका प्रॉपर यहाँ पे पाया जाएगा, इन दोनों को मिला करके। तो इस तरीके से जो आपके डीएनए डैमेज के चेक पॉइंट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक वो जो कि जीवन और एस के बीच में काम करते हैं, मतलब कि जो काम जीवन में होना था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तब जाकर के वो एस को प्रोसीड करेंगे। और एक पूरा का पूरा सोली क्या होगा आपका पाया जाएगा एस फेज में, जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई मिस पेयरिंग तो नहीं हो गई है, डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। डैमेज होने के लिए फैक्टर्स आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं और अंदर के भी हो सकते हैं, मतलब इंडोजिनस भी हो सकते हैं और एक्सोजिनस भी हो सकते हैं। तो यही काम इनका होता है। और G2M जो चेक पॉइंट्स होता है वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ अब माइटोटिक डिवीजन में सेल साइकिल जाएगा या नहीं जाएगा। सो G1S चेक पॉइंट क्या करेगा, इनहिबिट G1S ट्रांजिशन, इसको यहाँ से यहाँ लाने में क्या करता है, इनिबिशन का काम करता है। और इनिबिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब आपका जीवन फेज सेल का पूरा का जो प्रोसेस है, जो काम है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया रहेगा। आप लोग सुन तो रहे हैं ना? अच्छा, ओके। सो जीवन एस जो चेक पॉइंट होगी उनका काम जीवन एस के ट्रांजिशंस को इनहिबिट करने का होगा। एस चेक पॉइंट जो होगा वो प्रिवेंट करेगा इनिशिएशंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस को, वो उसको रोकने का काम करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हुई रहेगी तो फर्दर डीएनए रेप्लिकेशंस नहीं होगा, उसको पहले मेच्योर करने का काम करेगा। और आपका जो नेक्स्ट G2M चेक पॉइंट होगा वो इनहिबिट करेगा एंट्री इनटू द माइटोसिस में, यहाँ जाने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो इन तीनों का काम अपना बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट है और तीनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। किसी भी एक चेक पॉइंट में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन्स हैं अगर वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कोई म्यूटेशंस हो जाता है, तो सेल्स का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करना या डिवाइड करना शुरू कर देता है। ओके। तो आपने देखा कि डीएनए डैमेज का जो चेक पॉइंट है वो क्या है, इसके पहले आपने देखा कि सेल साइकिल का जो चेक पॉइंट है वो क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डीएनए डैमेज का जो सिग्नलिंग जो पाथवे होता है वो किस तरीके से चलता है और कैसे सेल उस पे एक्ट करता है। सो डीएनए डैमेज सिग्नलिंग पाथवे मीन्स डीएनए का जब डैमेजिंग होती है तो वो डैमेज के होने की वजह से सेल्स में आपकी कौन कौन सी पाथवे चलती हैं और किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। डीएनए डैमेज होने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डीएनए डैमेजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, दैट इज नंबर वन इज द इंडोजिनस और एक्सोजिनस। एक्सो का मतलब जो आउटसाइड से आते हैं, लाइक जैसे आपका रेडिएशन हो सकता है, राइट। और लाइट का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। और एंडोजिनस का मतलब होता है कोई मेटाबॉलिक पाथवे या उस मेटाबॉलिक पाथवे में बनने वाला कोई मॉलिक्यूल्स जो कि जाकर के एज इनहिबिशन का काम करता है या डीएनए को डैमेज करने का काम करता है। तो ये दो तरीके के फैक्टर आपके हो सकते हैं डीएनए को डैमेज करने के लिए। किसी भी फैक्टर से कैसे भी अगर आपका डीएनए डैमेज हो जाता है तो डीएनए डैमेज होने से आपके सेल्स में कुछ सिग्नलिंग पाथवे चलती हैं और उस सिग्नलिंग पाथवे से कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होकर के डीएनए को रिपेयर करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये आपका एक डिजीज है जिसको लेकर के CSIR के एग्ज़ाम में कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये डीएनए डैमेज की जो पाथवे होगी वो समझाए जाने की कोशिश किया जाएगा। अटैक्सिया टेलेंकेस्टिया ये एक डिजीज़ है, इज़ एन इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर, ET के नाम से इसको जाना जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर जिस किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या जिस किसी भी इंडिविजुअल्स को अटैक्सिया टेलेंकेस्टिया अगर डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्सन्स की जो सेंसिटिविटी होती है रेडिएशन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में उनके पास कैंसर होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पाया जाता है और ज़्यादा मतलब होने का चांसेस होता है। तो ऐसे पर्सन जिसमें ET डिसऑर्डर है
और ऐसे पर्सन जो कि नॉर्मल है, दोनों को अगर सेम रेडिएशन की इंटेंसिटी को एक्सपोज कराया जाएगा तो 80 डिसऑर्डर वाले जो ऑर्गेन्स होते हैं वो आपके बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव प्रोन माने जाते हैं और उन पे इफेक्ट रेडिएशंस का ज़्यादा पड़ता है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि पेशेंट्स विद 80 मीन्स ataxia telangiectasia आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू आयनाइज्ड रेडिएशंस। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और बताया गया कि बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स इनमें 80 जीन में म्यूटेशंस होता है या डैमेजिंग होती है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर रेडिएशंस का एक्सपोजर दिया जाता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वाले के। तो यहाँ पे देखा जाया गया है कि 80 मतलब जो है उसको दो तरीके का यहाँ पे फॉर्म दिया गया, दैट इज पाथवे चलती है एटीएम जिसका फुल फॉर्म है एटेक्सिया टेलिंगेक्सिया म्यूटेटेड, और दूसरा है आपका एटीआर जिसका फुल फॉर्म है एटेक्सिया टेलिंगेक्सिया एंड RAD3 एक प्रोटीन है। इन दोनों पाथवे के थ्रू आपका जो डीएनए डैमेज हो रहा है उस डीएनए डैमेज को रिपेयर करने की बात की जाती है, और आपका डीएनए डैमेज जो है वो रिपेयर होकर के फिर आगे से प्रोसेस चलता है। तो टैक्सिया क्या है, एक आपका रिसेसिव डिसऑर्डर है जेनेटिकल का, जहाँ पर पेशेंट जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है रेडिएशंस के। ये पूछा जाता है कि एटेक्सिया टेलिंगेक्सिया का रिलेशन किस चीज़ से है, किस क्या होता है इसमें, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। रेडिएशन से क्या होता है, सेंसिटिव हो जाते हैं, इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ये एटीएम और एटीआर है क्या? ये एटीएम और एटीआर बेसिकली एक प्रोटीन काइनेज है। कैसे प्रोटीन काइनेज, जो कि सेरिन और थ्रेओनिन पे क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करने का काम करते हैं। So these are the serine threonine protein kinase that activated by DNA डैमेज। जब आपके सेल्स में डीएनए डैमेज होगा तो उस टाइम पे प्राइम आपका जो रोल प्ले करता है वो एटीएम, और उसके बाद आपका क्या करता है, एटीआर। ये एटीएम और एटीआर दोनों ऐसे प्रोटीन काइनेज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में इनएक्टिव पड़े रहते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, इनका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपके सेल्स में डीएनए डैमेज होगा तो सिग्नल जब मिलता है तो उस सिग्नल से तुरंत का तुरंत आपका एटीएम और एटीआर जो प्रोटीन्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। और ये बेसिकली क्या है, सेरिन और थ्रियोनिन वाले रेसिड्यूज पे फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट करने वाले क्या है, काइनेज प्रोटीन है। और इनका एक्टिवेशन कब होगा, जब आपका डीएनए क्या होगा, डैमेज होगा। तो सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे एटीएम और एटीआर दोनों ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल कंडीशंस में कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं इन नॉर्मल कंडीशंस, राइट। लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, यहाँ पे डीएनए डैमेज होगा, सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो अब आपका एटीएम और एटीआर ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, मतलब इनका एक्टिवेशन हो जाता है, जो कि सेरिन और थ्रेओनिन पे फॉस्फोरेसेंस करने का काम करते हैं। तो आप इसको पी का मतलब यहाँ पे एक्टिव होना, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो डीएनए डैमेज का होना इस दोनों प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए सिग्नल के क्या करता है, काम करता है। डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस के लिए मैंने आपको बताया कि वो रेडिएशंस हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। और एंडोजिनस का मतलब होता है कि कोई आपके सेल्स के अंदर में ही पाए जाने वाले मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई एंजाइम्स हो सकता है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। ये सारे जो चीज़ें होंगी वो एंडोजिनस होंगे। तो इन दोनों से ही आपका डीएनए डैमेज जो है वो हो सकता है। एटीएम और एटीआर जब एक्टिव होंगे तो ये टारगेट जो प्रोटीन्स होती हैं उनको फॉस्फोरेसेंस करते हैं। तो उनके फॉस्फोरेसेंस करने से जो भी आपके मॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और वो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि डीएनए के रेप्लिकेशंस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस क्या होगी, चलना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ कहीं पे भी आपका डीएनए डैमेज हुआ रहेगा वो क्या होगा, रिपेयर होगा, और रिपेयर होने के बाद फिर से सब चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल होगी, तो फिर से आगे प्रोसेस करना शुरू हो जाएगा। यही इनका काम। हाँ, जब कभी भी डीएनए आपका डैमेज होगा आपके सेल्स का किसी भी कारण से, चाहे वो आ, सेल्स के अंदर में पाए जाने वाले कोई आपका आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, या सेल्स के बाहर से आने वाले कोई
मॉलिक्यूल हो सकता है। उन दोनों की वजह से अगर डीएनए आपका डैमेज होता है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव होते हैं तो ये टारगेट प्रोटीन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और टारगेट प्रोटीन क्या होगी, वो प्रोटीन्स जो कि डीएनए डैमेज में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है। तो डीएनए डैमेज वाले प्रोटीन्स को जब एक्टिवेट करेगा तो डीएनए डैमेज आपका होना मतलब सॉरी डीएनए डैमेज को रिपेयर करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जब आपके रिपेयर वाली प्रोटीन्स या एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं तो डीएनए जहाँ पे भी आपका डैमेज हुआ रहेगा वहाँ पे रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। रिपेयर जब होना शुरू हो जाएगा तब का रिपेयरिंग हो जाती है, फिर काम हो जाता है। ये जो फिगर है आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एटीएम और एटीआर ये दोनों प्रोटीन्स आपके काम करते हैं और कैसे डीएनए को जब डैमेज होता है तो वो डीएनए डैमेज से इनका सेल्स का एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। एटीआर जो होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेकेज पे काम करता है। अगर आपके डीएनए का डैमेज में अगर कोई सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम आई हो, मतलब वो डैमेज हुआ है कहीं पे, निक ट्रांसलेशन अगर हो रहा है, निक का प्रोडक्शन हुआ है, तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा वो एटीआर होगा। जबकि अगर आपका डबल स्टैंडर्ड का ब्रेकेज हुआ होगा, डबल स्टैंडर्ड टूटी हुई होगी, खराब हुई होगी, तो वहाँ पे कौन काम करेगा, दैट इज द एटीएम करेगा। तो एटीएम फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जबकि एटीआर फॉर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। पहला पॉइंट आपको ये समझ लीजिए। ये दोनों हैं क्या, सेरीन एंड थ्रियोनिन। इन दोनों पे फॉस्फोरिलेट करने वाले क्या हैं, काइनेज प्रोटीन है। तो काइनेज प्रोटीन का मतलब आपको पहले से बताया जा चुका है। यहाँ पे पाथवे आपको दिखाया जा रहा है कि सपोज कि आपके बॉडी का जो सेल्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गई है। तो एक्सपोजर होने से यहाँ पर आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कोई लेसन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड पे जो बाइंड करने वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। और उनका बाइंड हो जाना उस बात का सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ पे डीएनए डैमेज आपका हुआ है। तो उस केस में आपका एटीआर क्या करेगा, एक्टिव होगा और एटीआर जाकर के वहाँ पे बाइंड कर जाता है। जहाँ पे कहीं पे भी डीएनए लेसन हुआ है, डीएनए का ब्रेकेज हुआ है, डीएनए में डैमेज आई है, तो जब ये टीआर आपका बाइंड करता है तो पहले से ही आपके सेल्स में जो कुछ चेक पॉइंट्स पे इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सी एच के वन दे रखा है, वो जो कि इनएक्टिव होता है ए टी आर के होने से। ए टी आर चूँकि एक काइनेज है तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशंस करता है। तो इस केस में यहाँ के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस ए टी आर के लिए ये क्या होगा, इसका टारगेट प्रोटीन होगा। तो ये इस पर क्या करता है, आपका फॉस्फोराइलेशंस करता है। तो फॉस्फोराइलेशंस करने के बाद क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये आपका एक्टिव होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल आप लोगों ने कल पढ़ा था CDC25। कोई बताया जरा कि CDC25 का क्या काम था। हाँ जी, कल की क्लास में V1 और CDC25 और कैक इन तीनों। हाँ जी, आपको कल पढ़ाया गया था V1 और CDC25 और कैक, ये तीन प्रोटीन के बारे में। हाँ, तो क्या करता है ये। हम्म, जी हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म में काम करते हैं, है ना। तो वी वन प्रोटीन का काम क्या था कि ये टायरोसिन जो 15 वाला होता है उस पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशंस करता है। और ये वाला फॉस्फोराइलेशंस कैसा होता था, इनहिबिटरी होता था, है ना। जबकि CDC22 क्या करता है आपका, ये 161 वाले पर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशंस करता है ना। और ये आपका क्या होता है, दैट इज अ रेगुलेटरी होता है, मीन्स एक्टिव करने का काम करता है। तो CDC25 आपका CDK के मॉलिक्यूल्स का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका सेल्स का जो मतलब कि ट्रांजिशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए, मतलब सेल आपकी डिवाइड करना शुरू करे। तो यहाँ पर आपको वही दिखाया जा रहा है कि एटीआर जो होगा वो CSK1 को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और CSK1 जब एक बार एक्टिव हो जाएगा तो CDC25 जो कि इनएक्टिव था उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और जब आपका CDC25 जो कि फॉस्फोरेट हो चुका है जब एक्टिव हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा कि ये किसी भी आपके, चाहे दो तरीके का हो सकता है। साइटोप्लाज्म में अगर जाएगा तो वहाँ पे कोई प्रोटीन होगी, उससे क्या करेगा, बाइंड करेगा। और वो जो प्रोटीन होगी वो जा करके आपका डीएनए के रेप्लिकेशन जहाँ पे हो रहा होगा उसमें क्या करेगी, इन्वॉल्व करेगी। दूसरा आपको यहाँ पे यह दिखाया गया कि ये जब फॉस्फोराइलेट होगा तो इस
इनएक्टिव सीडी को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। और अगर आपका ये सीडी के मॉलिक्यूल अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो सेल साइकिल को क्या करेगा, आपको अरेस्ट करने का काम करेगा। मतलब सेल साइकिल वहीं पे आपकी क्या होगी, हाल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी कि भैया अब डीएनए को रिपेयर पहले कर दीजिए, तब इसके बाद आपका प्रोसेस जो होगा वो चलना शुरू होगा। ऐसे ही एटीएम के लिए है, दैट मीन्स म्यूटेटेड वाले के लिए भी। अगर कोई जैसे सपोज एक्सरे रेडिएशन है, सेल साइकिल अरेस्ट का मतलब कि सेल साइकिल आगे प्रोसीड नहीं करेगी जब तक ये रिपेयर का काम नहीं हो जाता है। मतलब अगर सेल साइकिल अगर आपका प्रोग्रेस में रहेगा तो आपका जो डीएनए डैमेज था वही डीएनए डैमेज आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो प्रोजेनी सेल्स बनेगी, मतलब डॉटर जो सेल्स बनेगी, उसमें कंटेंट जो आएगा डीएनए का खराब आएगा, जो कि सही नहीं है। तो पहला काम होता है कि जब अगर आपका डीएनए डैमेज हुआ तो पहले सेल को हाल्ट किया जाए, वहीं पर रोका जाए, और डीएनए के रिपेयर करने वाले सारे के सारे एंजाइम को क्या किया जाए, एक्टिव किया जाए, डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम को ऑन किया जाए, तब आकर के आपका डीएनए रिपेयर होगा। जब रिपेयर हो जाएगा तो उसको सिग्नल मिलेगा, तब जो सेल आपका अरेस्ट हुआ है तब जाकर फिर से रिज्यूम होगा। हम्म। जैसे सिंपल आप समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि ये कोई एक प्रेमिसेस है, ग्राउंड है, और यहाँ पर आपने कोई एक गेट कीपर लगा रखा है। और इस गेट कीपर का काम था कि जो भी पॉपुलेशन यहाँ से आ रही है, उन सारे पॉपुलेशंस का आई कार्ड देख करके आपको क्या करना था, एंट्री करानी थी। फॉर एग्जांपल गलती से मान लीजिए, फॉर एग्जांपल गलती से यहाँ पे आपका क्राउड ज़्यादा बढ़ गया और कोई ऐसा कैंडिडेट भी एंट्री कर गया जो कि आपका विदाउट कार्ड का था। तो जब खलबली मची कि भैया विदाउट कार्ड वाला कौन बंदा यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो गेट कीपर होगा पहले सबसे पहले इस गेट को क्या करेगा, क्लोज करेगा, करेगा। और तब जाकर के इस प्रेमिसेस के अंदर में जाकर के पता करेगा कि भैया हाथ खड़ा करिए, इनके पास कार्ड है। सबका कार्ड चेकिंग कराना शुरू करेगा कि कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए। तो बड़ा आसानी से जो बंदा विदाउट कार्ड का एंट्री किया होगा उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपने ये गेट ओपन किया हुआ है और तब जाकर के अगर ये गेट कीपर ओपन करके ही गेट को चला गया यहाँ पे अंदर पता करने के लिए, फिर तो जब तक ये इतना पता करेगा न जाने कितने लोग यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, है ना। तो ये गेट कीपर कौन है, चेक पॉइंट्स हैं। और गेट क्या है, आपका सेल साइकिल का एक फेज से दूसरे फेज में जाना है, राइट। और ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सब क्या हैं, डैमेज करने वाले फैक्टर्स हैं। तो वही तरीके से आपको बताया गया कि जब आपका डीएनए डैमेज अगर हो गया, सेल को ये सिग्नल मिल गई, तो वहाँ पे दो चीज़ें ऑन होती हैं। सबसे पहला काम तो ये होगा कि उस सेल को उसी फेज में क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। अगर सेल अरेस्ट आपका हो जाएगा तब जा करके उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए सारे के सारे जो मैकेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, ऑन होंगे, और उनका क्या किया जाएगा, रिपेयरिंग किया जाएगा। रिपेयर होने के बाद तब जा करके वो सेल्स क्या होंगी, आगे की तरफ प्रोसीड करती हैं। तो वही काम यहाँ पे होता है। अभी शायद समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एटीएम वाले का, कि एटीएम किस तरीके से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटीएम डबल स्टैंडर्ड ब्रेकेज पे काम करेगा। तो कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, लाइक एज आपका एक्सरेज है, अगर ये डीएनए को आपको पूरा पूरा क्या करती है, आयनाइज कर देती है, यहाँ पे डबल स्टैंड में ब्रेकेज आ जाता है। तो अगर आपका डबल स्टैंड में ब्रेकेज होगा तो उसके ब्रेकेज होने से आपका एटीएम प्रोटीन जो होती है एक्टिव हो जाती है। और एटीएम प्रोटीन अगर आपकी क्या होगी, एक्टिव होगी, तो वो बाइंड करेगा, और तब जा करके आपका जो सी एच के टू है वो इनएक्टिव फेज में होता है, उसको क्या करेगा, मतलब इसके लिए ये क्या होगा, टारगेट प्रोटीन होगा। इस क्या करेगा, इसको एक्टिव करेगा। और जब एक बार फॉस्फोरेलेशन होकर के ये आपका एक्टिव हो जाएगा तो बेसिकली P53, जिसको कि आप फादर ऑफ ऑल जीन के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने कैंसर में इसको पढ़ रखा है। ये एक बेसिकली आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माने जाते हैं या ट्यूमर सप्रेसर जीन माने जाते हैं। नाम पढ़ा है P53 का, P21 का। कैंसर में आप लोगों को पढ़ाया था, मतलब आप लोग नहीं थे। हाँ, मतलब कि प्रोग्राम, मतलब सेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम करके मारने का काम करते हैं, है ना। तो P53 को बेसिकली पापा ऑफ ऑल जीन बोला जाता है, मतलब जितने भी जीन होते हैं सबको रेगुलेट करने का काम P53 करता है। और उसका छोटा भाई है P21। तो ये जो आपका CHK2 होगा वो जा करके जो P53 पहले से अनस्टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है या आपका इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक बार P53 अगर आपका जीन एक्टिव हो गया तो दूसरी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। इसका नाम है T21। और T21 P21 अगर आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो वो पूरा
आपके ट्रांसक्रिप्शंस को रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपका एमआरएनए बनेगा और इस तरीके से आपके एक्टिव जो सीडीके होंगे उनको क्या किया जाएगा, P21 क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, जिससे कि आपका सेल साइकिल जो होगी वो अरेस्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इनका भी काम क्या हुआ, सेल साइकिल को अरेस्ट करना, फिर इसके बाद आपका डीएनए क्या होगा, रिपेयर होने का काम चलेगा। तो ये एटीएम और एटीआर दोनों ही पाथवे हैं। जब कभी भी डीएनए आपका डैमेज होता है तो ये पाथवे आपके चलते हैं। कौन सा पाथवे चलेगा ये डिपेंड करेगा कि जो डैमेज हुआ है वो किस लेवल का हुआ है। अगर डैमेज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का होगा तो ये वाली पाथवे चलेगी, दिस वन। और अगर डीएनए डैमेज डबल स्ट्रैंड में हुआ होगा तो ये वाली पाथवे चलेगी, दिस वन। तो एटीएम पाथवे फॉर द डबल स्ट्रैंड डीएनए, एटीआर पाथवे फॉर द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज। ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आपको मैचिंग कराने के लिए भी सवाल दे दिया जाता है। ओके, तो होपफुली कि ये पाथवे आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज, यूकैरियोटिक सेल्स एक्टिवेट अ सेलुलर नेटवर्क नोन एज द डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, डीडीआर के नाम से जाना जाता है। दिस पाथवे लीड्स टू, और ये डीडीआर, जो डीडीआर जो आपका एक्टिव होता है, जो नेटवर्क एक्टिव होता है, मतलब जब कभी भी आपके सेल्स में, मतलब यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें अगर आपका डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए डैमेज के होने की वजह से सेल्स जो होती है वो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क क्या करता है, एक्टिव कर देता है, मीन्स खड़ा कर देता है, जो कि आपके डीएनए को डैमेज को रिपेयर करने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स के नाम से, डीडीआर के नाम से जाना जाता है। और ये डीडीआर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर पहला काम है डीएनए रिपेयर करेंगे, सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे एंड अपोप्टोसिस करेंगे, है ना। तो डीएनए रिपेयर, जैसा कि बार बार आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से डीएनए में कहीं पे भी अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से अलग ऐड हो गया तो उसको हटाया जाएगा, किसी में अगर मिस मैचिंग हो गई है तो उसको उसको भी सही किया जाएगा, कोई डीएनए आपका प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाया है तो उसको भी क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो ये सारे का सारा जो काम होता है ये डीएनए रिपेयर में आता है। डीएनए रिपेयर आपको अलग से ही पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जहाँ पर आप पढ़ते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम के बारे में, बेस एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम के बारे में, और रैक एबीसी डीएनए पाथवे के बारे में पढ़ते हैं, फिर सॉस रिपेयर सिस्टम पढ़ते हैं, कई सारे रिपेयर सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा इनका काम क्या होगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करना, मतलब पहले सेल साइकिल को क्या करेंगे, रोक देंगे, और इसके बाद उन सेल्स का रिपेयर करेंगे, और या तो फिर होगा क्या होगा, अपोप्टोसिस करेंगे। सेमाप्टोसिस को जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं वो सेल्स का डैमेज होने वाला जो इम्पैक्ट है बाकी सेल्स पे ना पड़े, दैट इज़ वाई उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है प्रोग्राम करके कि भैया अब आपको ज़िंदा रहने से फ़ायदा नहीं है, आप ज़िंदा रहेंगे तो बाकी बाकी जो सेल्स होंगे वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई उनको अच्छे से, ऐसे कहते हैं ना, बलि का बकरा वाला काम है कि जब भी मुस्लिम लोगों को जो फेस्टिवल होता है तो उसमें मतलब अपने फेस्टिवल के समारोह में वो लोग क्या करते हैं, उसको काटते हैं, तो उसको काटने से पहले अच्छे से खिलाते पिलाते प्रोग्राम करते हैं। तो वैसे ही सेल्स भी वही करता है अब प्रोसेस के टाइम पे कि जिन सेल्स को मारना होता है उनको अच्छे से प्रोग्रामिंग की जाती है और प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या किया जाता है, उनको मारा जाता है। तो ये तीन काम आपका करता है डीडीआर। सो फंक्शंस ऑफ डीडीआर, कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि डीडीआर एक्चुअली में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और डीडीआर है क्या। डीडीआर बेसिकली कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक नेटवर्क है जो कि तब एक्टिव होता है जब आपका डीएनए डैमेज होता है, किसके में, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का डैमेज होना ऐसे कई सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, जो कि कलेक्टिवली मिलकर के क्या बनाते हैं, दैट इज द डीडीआर। और ये डीडीआर आपका तीन प्राइम फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सेल्स को अपोप्टोसिस में ले जाएंगे, सेल्स साइकिल को अरेस्ट करेंगे, डीएनए का रिपेयर करेंगे। ये तीन अलग अलग क्या है फंक्शंस को करते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स। ओके, एटीएम रिस्पॉन्स टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक वाइल एटीआर रिस्पॉन्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मैचिंग कराने के लिए सवाल आपका बनता है और ये पार्ट बी वाले में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको याद रखने का तरीका भी आप कहीं से अपना अरेंज, मतलब वो कर लीजिए। एटीएम जो है वो डबल स्टैंडर्ड के लिए है, एटीआर जो है आपका सिंगल स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चाहें तो कहीं पे अपना ऐसे बना कर कॉपी पे लिख लीजिएगा, एटीएम ऐसे दीजिएगा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एटीआर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इस तरीके से लिख करके इसको बॉक्स में बना लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो चेक पॉइंट्स है उनका क्या रेगुलेशंस होता है।
असेंबली वाला जो चेक पॉइंट्स है ये आपको हम तब पढ़ाएँगे जब आपको सेल डिवीज़न पढ़ाएँगे, वहाँ पर आपको इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और तब आप जान पाएँगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ने के बाद और माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ने के बाद, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के पढ़ने के बाद, तो वो वाला चेक पॉइंट आपको हम वहाँ पढ़ाएँगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो चेक पॉइंट्स था उनका क्या मॉलिक्यूलर अप्रोच है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, किसका क्या-क्या रोल होता है, चेक पॉइंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस-किस पॉइंट पे कौन-कौन सा चेक पॉइंट इन्वॉल्व होगा और किनका क्या काम होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अगला टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द कैंसर, जो कि सेल बायोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट और टिपिकल भी माना जाता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन सीएसआईआर में कई सारे बनते हैं। सो कैंसर जैसे ही नाम सुनता है आदमी को समझ में आता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो टेक्निकली अगर बायोलॉजी की भाषा में अगर इनको देखा जाए तो कैंसर को आप सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी सेल आपका अच्छे तरीके से नॉर्मल कंट्रोल तरीके से कंट्रोल मैनर में डिवीजन कर रहा था, अगर वो सेल के डिवीजन पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो उस अनकंट्रोल्ड वाले डिवीजन को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं और वही ट्यूमर चल कर के बाद में क्या कर सकता है, कैंसर आपका बन सकता है। तो व्यवहारिक भाषा में अगर समझे तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों पे माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं होता है वो कैंसरस होते हैं। बायोलॉजी की भाषा में समझें तो जिन सेल साइकिल पे या जिन सेल्स पे सेल साइकिल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, छोड़ दिया जाए, एकदम से जाओ जो समझ में आए अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कैंसर है। तो कैंसर बेसिकली एक स्टेट है, एक फेज है सेल के लिए जो कि डिफाइन करता है कि यहाँ पे अब इस सेल का जो रेगुलेशन हो रहा है, सेल का जो डिवीजन हो रहा है वो कंट्रोल तरीके से नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। Cancer is a disease in which some of the body cells grow uncontrollably and spread to other part of the body। ये एक ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें बॉडी के कुछ सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और स्प्रेड होते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में। Cancer is a genetic disease, that is, it is caused by change to gene that control the way our cells functions, especially how they grow and divide। सवाल यहाँ पर आता है कि यहाँ पे आपको बताया गया कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये ऐसा तब होगा जब उसमें क्या आएगा, कोई चेंजेज आएगा। तो क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि क्या डीएनए के किसी भी पार्ट में चेंजेज हो जाने से कैंसर होगा? ऐसे चेंजेस कब आएगा, जब क्या होगा, आपका यहाँ पे म्यूटेशंस होगा और म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा, आपका चेंजेस होगा। तो क्या सारे म्यूटेशंस कैंसर कॉज करते हैं? अच्छा, तो कौन सा म्यूटेशन कैंसर कॉज करेगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, ये नहीं, जैसे मेरा कहना ये है कि डीएनए के बहुत सारे पार्ट हैं, तो क्या डीएनए का कहीं पे भी, मतलब टाइप नहीं, कहीं पे भी डीएनए अगर होगा तो क्या ये कैंसर कॉज हो जाएगा? सो आंसर इज नो। देखेंगे हम लोग कि कौन से पार्ट ऑफ डीएनए में म्यूटेशंस होगी, चेंजेस आएगा जिसकी वजह से कैंसर आपका हो सकता है, राइट? सो बेसिकली आपको बताया जाता है कि जो सेल साइकिल में रेगुलेशंस पे काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, जब उन प्रोटीन्स के डीएनए वाले पार्ट में जब आपका म्यूटेशंस हो जाता है तो वहाँ पर बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ द कैंसर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स क्या क्या हैं, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी अगर कोई सेल्स कैंसर है तो नंबर पहला है लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल, मतलब कि जो कंट्रोल होगा जो ग्रोथ का, वो उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका रहेगा। मतलब अभी जो सेल्स होगी वो अपने हिसाब से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, उस पे कोई सेल का मैकेनिज्म जो काम कर रहा था वो काम अब नहीं करेगा, राइट? तो लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल मतलब अब जो ग्रोथ होगी वो रैंडम होगी, अबरप्ट होगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। कैंसर सेल्स कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ मीडिया। नॉर्मल सेल्स को अगर ग्रो कराना होता है तो उन एनिमल सेल्स को क्या करना पड़ता है, मीडिया देना पड़ता है और उसमें ग्रोथ फैक्टर आपको डालने पड़ते हैं। लेकिन जो आपकी कैंसर सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल्स को ग्रो कराने के लिए कोई भी ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो कॉन्टीन्यूसली अपना क्या करती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। दैट इज़ वाई आप कैंसर सेल्स को इमोर्टल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि ये अमर होती हैं,
राइट? ये कभी मरती ही नहीं है, क्योंकि उनमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं चल रहा है मारने वाला, वो कंटीन्यूअसली क्या करती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ़ अमर वाली जो चीज़ है वो किसके पास है? हाँ। तो बगल वाली जो सेल्स होती है, जैसे कैंसर सेल्स में मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टी होती है, और मेटास्टेटिस ये प्रॉपर्टी बताती है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में कैंसर सेल्स आपकी यहाँ पे थी, तो इसके सराउंडिंग वाले जो सेल्स होंगे पहले उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा, राइट? मान लीजिए ये बीच वाला जो है आपका क्या है, कैंसरस सेल है, ये क्या कर रहा है, इसको डैमेज कर रहा है, मतलब ये कैंसर सेल है, इसको इसको पहले पूरा खाएगा, पूरी एनर्जी इनकी यहाँ से लेगी, जब यहाँ का पूरा एनर्जी इसका खत्म हो जाएगा तो यहाँ से स्विच कर जाता है दूसरे किसी लोकेशन पे, फिर यहाँ पे जो आपके सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, खाना शुरू करेगा। इसको आप बोलते हैं मेटास्टेटिस। तो यही जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा खराब होती है कैंसर सेल्स की, ये एक जगह पे रहता नहीं है, ये मूव करता रहता है। तो अगर आप फास्टिंग करते भी हैं तो जहाँ कहीं पे भी उस टाइम पे कैंसर के सेल्स का लोकेशन था, वहाँ के सेल्स को पहले डैमेज करेगा, वहाँ से एनर्जी लेगा, और अगर एनर्जी वहाँ से नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, अलग जगह पे स्विच कर जाता है, तब वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करता है। तो फास्टिंग रहना कैंसर सेल से बचाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके सेल्स में एनर्जी तो है ही, अलग से अगले सेल्स में चला जाएगा खाने के लिए वो। नेक्स्ट है यहाँ पे इमोर्टल नेचर का होता है और जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, मतलब इनका जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, अब्रप्ट होते हैं। नॉर्मली आपके जो प्लॉइडी होती है वो यू प्लॉइडी बोला जाता है, मतलब ट्रू प्लॉइडी, मतलब कि हमेशा क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा या n के फॉर्म में होगा, इसको आप बोलते हैं यू प्लॉइडी। लेकिन जब ये नंबर आपका क्या हो जाए, 2n के बजाय किसी और फॉर्म में आ जाए, जैसे 2n+1 आ जाए, या 2n+2 आ जाए, या 2n-1 आ जाए, या 2n-2 आ जाए, इस तरीके का जीनोमिक कन्फर्मेशन जो होती है उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द एनिमोप्लॉइडी, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके क्रोमोसोम का संख्या में क्या हो, या तो इंक्रीमेंट हो सकती है या तो डिक्रीमेंट हो सकता है, प्रॉपर वो उस फॉर्म में नहीं रहेगा जैसा कि होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्मल जो सेल्स है उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, 46 हैं, राइट? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2n कहलाएगा। अब 2n+1 का मतलब क्या हो गया, 41, 46+1 बराबर 47 हो जाएगा, ये भी अब नॉर्मलिटी है। 2+2 का मतलब हो गया 46+2 बराबर 48, ये भी अब नॉर्मलिटी है। और 1 का मतलब हो गया 45, ये भी अब नॉर्मलिटी है। 44, ये भी अब नॉर्मलिटीज़ है। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऑर्गेनिम्स का, उसमें क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे नंबर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की संख्या को बेसिकली हम एनिमोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो उनका जेनेटिकली बेसिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है, एब्सेंस होती है। और आपको पता है कि प्रोग्राम सेल डेथ हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी सेल्स में, किसी ऑर्गन्स में एपोप्टोसिस नहीं होती है तो वहाँ पे किसी भी सेल्स का प्रोग्रामिंग डेथ नहीं किया जा सकता है, वो सारी की सारी सेल्स क्या होंगी, लाइव रहेंगी और ऐसे अब्रप्टली काम करती रहेंगी। ऑफन डिपेंड ऑन ग्लाइकोलाइसिस। तो आप जानेंगे भी आगे चल करके कि कैंसरस जो सेल्स होती हैं उनकी जो आर्किटेक्चर होता है उसमें पूरा सेल ऑर्गन्स जो होता है ब्लब हो जाता है, मीन्स ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं, तो सही तरीके से काम वो नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ वाई इनमें कैंसरस सेल्स में ना तो आपका क्या चलेगा, ईटीएस चलेगा, और ना ही टी से साइकिल चलेगी। ये पाथवे ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों कहाँ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका कैंसर सेल्स में डैमेज हो जाता है। तो क्या चलेगा भैया, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। तो कैंसरस सेल्स भी आपके बेसिकली बिहेव करते हैं जस्ट लाइक एनारोबिक सेल्स के तरीके से। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, खाना ज़्यादा चाहिए होता है, दैट इज़ वाई कैंसरस जो सेल्स होती हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लूकोज या एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उनमें ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने की क्षमता कम, एटीपी को प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी को जनरेट कर पाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती है वहाँ पे। हाईली मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट इनका इनका जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर नॉर्मल सेल्स सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल कोई सेल्स है जो कि नॉर्मल सेल्स और एक कैंसरस सेल्स है, नॉर्मल सेल्स अगर आपकी एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स को खर्च कर रही है तो इनको कितना चाहिए भैया, 16 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए। तो दिन भर में अगर सपोज कीजिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 ग्राम शुगर खाते हैं,
चीनी या कोई खाना, तो वहाँ पे इनको क्या चाहिए, 16 ग्राम चाहिए होता है। तो 16 टाइम मोर्स इनका क्या होता है, मतलब कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ये बगल वाले सेल्स को पूरा खाना क्या करता है, शुरू कर देता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में 16:1 का रेशियो? अभी आगे बताएँगे, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी आपको दिखाएँगे। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कैंसर सेल्स में डैमेज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, और भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सेल्स की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका चलता है ईटीएस और टीसीएस साइकिल, तो ये दोनों साइकिल आपके बंद हो जाते हैं। तो पूरी तरीके से एनर्जी पे डिपेंड किस पे होगा, ग्लाइकोलाइसिस पे होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस पे होगा तो उसको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए नॉर्मल सेल्स कैसी होती है, कैंसर सेल्स कैसी होती हैं। नॉर्मल सेल्स में आपको एपीथेलियल सेल्स दिखाई जा रही है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रहा है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में सब कुछ है। जबकि यहाँ पे आप देखिए ट्यूमरस सेल्स बन चुकी हैं, अब रॉफ्ट ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे कोई कंट्रोल तरीका नहीं है, सब एकदम रैंडमली ऐसे ग्रो करके पूरा मास बना करके रख लिया है। ये जो भरा हुआ पार्ट होता है जिसको कि आप ट्यूमर के नाम से जानते हैं, और यही ट्यूमर जब आपका माइग्रेट करना शुरू करता है तो उसे आप कैंसर्स के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स है और कैंसरस सेल्स है। सो कैंसर्स को कॉज करने वाले क्या क्या वो फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ है जिससे कि कैंसर आपका हो सकता है। नंबर पहला, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो कि बेसिकली कैंसर्स को कॉज कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। कोई केमिकल हो सकता है, कोई पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, कोई मेडिसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि केमिकल नेचर का हो और कैंसर को कॉज करेगा। आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिनसे कि आपका डीएनए पूरा क्या हो, आयनाइज हो, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो। और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ऐसे रेडिएशंस भी कैंसर को क्या करते हैं, कॉज कर देते हैं। डीएनए एंड आरएनए वायरसेस, जो वायरसेस होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स कॉजेज अल्ट्रेशन इन जीनोम। जितने भी फैक्टर आपको यहाँ पे दिखाए गए, इस फैक्टर को आप बोलते हैं केमिकल फैक्टर, और इसको आप बोलते हैं फिजिकल फैक्टर, और इसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। तो आप ये देखिए कि कैंसर को कॉज करने के लिए, मतलब कैंसर जो है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों टाइप के फैक्टर से हो सकता है। और इन तीनों का ही मेन अल्टीमेटली काम क्या होगा, जो भी नॉर्मल जीनोम होती है उस नॉर्मल जीनोम को अल्टर करने का, मीन्स चेंज करने क्या करते हैं लोग, काम करते हैं। चाहे वो केमिकल फैक्टर हो, चाहे वो आपका फिजिकल फैक्टर हो, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर हो। ये सारे के सारे फैक्टर्स बेसिकली जीनोम को अल्टर मीन्स चेंज करने क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। तो कैंसर कॉजिंग जो आपके एजेंट्स होंगे वो तीन तरीके के हो सकते हैं, केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो ऐसे कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि आपका कैंसर को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो नंबर पहला है डीएनए वायरसेस, जिसमें आपका आता है पॉलियोमा वायरसेस, LC40 वायरसेस, एडिनो एंड हर्पीज वायरसेस। ये सभी आपके डीएनए वायरसेस हैं, मीन्स जो डीएनए को कंटेन करते हैं। जबकि रेट्रोवायरसेस और फिलाइन लेकेमिया वायरसेस, ये क्या आपके आरएनए वाले वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। ओके, जीन दैट कॉजेज कैंसर। ऐसे कौन कौन से जीन हैं जिनकी वजह से या जिनके म्यूटेशंस हो जाने की वजह से कैंसर के कॉज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जेनेटिक चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर ट्रेंड टू अफेक्ट थ्री मेन टाइप ऑफ अ जीन। ऐसे जेनेटिक चेंजेस जो कि बेसिकली इस बात को कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनकी वजह से कैंसर्स या ऑन्कोजेनिक जो जीन्स हैं या ऑन्कोजेनिक सेल्स बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। वो कौन कौन से ऐसे जीन हैं, तो पहला है दैट इज़ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, तीसरा है डीएनए रिपेयर जीन। ये तीन आपके अलग अलग क्लास के जीन हैं जिनके जिनका अपना अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। और इनमें अगर म्यूटेशंस हो जाता है तो बेसिकली आपका कैंसर कॉज करने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या होता है ट्यूमर और ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, डीएनए रिपेयर जीन, इनको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो नंबर पहला है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली क्या करता है, इन्वॉल्व होता है नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन में। ऑन्को का मतलब होता है कैंसरस, प्रोटो का मतलब होता है कैंसर से पहले। तो कैंसर से पहले कैसा है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करेगा, वो सेल के ग्रोथ में और डिवीजन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, राइट। when these genes are altered in certain ways or more active than normal, they may be become cancer causing genes known as the oncogenes। जब इन जीन्स का
अल्ट्रेशन हो जाए या इनका जो एक्टिवनेस है मीन्स जो सिंथेसिस है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये क्या है, सेल को ग्रोथ करते हैं, सेल के ग्रोथ को और डिवीजन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आपका इनका इनका बनना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन पे सेल क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। या इनमें अल्ट्रेशन अगर आपके हो जाएगी, जो सेल ग्रोथ हो रहा होगा मतलब जो कंट्रोल हो रहा होगा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही केसेस में क्या होगा, बेसिकली कैंसर कॉज कर सकता है, मीन्स ऑन्कोजेनिक हो सकते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली क्या है, एक ऐसे जीन्स हैं जो कि नॉर्मल टाइम पे सेल के ग्रोथ और डिवीजन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इनमें म्यूटेशंस हो जाता है, कोई अल्ट्रेशंस हो जाते हैं, तो जिनकी वजह से वो ऑन्कोजेनिक या ऑन्कोजीन्स का काम करना शुरू कर देते हैं, मीन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स का काम करना शुरू कर देते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये भी ट्यूमर सप्रेशन जीन, नाम से समझ में आ रहा है कि ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन होते हैं, मतलब जब तक ये एक्टिव रहेंगे तब तक सेल में नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती रहेगी, डिवीजन होता रहेगा। लेकिन जब ये अपना इनमें कोई अल्ट्रेशन हो जाए, अगर ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन अगर नहीं कर रहे हैं, तो सेल में जो ग्रोथ और डिवीजन होगा वो क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, मीन्स अबरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। डीएनए रिपेयर जीन, मतलब कि जो कि डैमेज को फिक्स करने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सारे जीन्स को डीएनए डैमेज रिपेयर जीन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन ऐसे जीन हैं जेनेटिक लेवल पे जो कि कैंसर को कॉज करने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है, आपके सेल के डिवीजन को और ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले होते हैं। जब अगर इनमें कोई म्यूटेशंस हो जाता है तो वो अबरप्ट हो जाती है, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। और ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होते हैं वो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन मानी जाती है, अगर इनमें कोई म्यूटेशंस होगा तो भी आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए रिपेयर जीन जो कि डीएनए के रिपेयर को फिक्स करती है, अगर इनमें कोई म्यूटेशंस होगा तो डीएनए आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा। और डीएनए अगर आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा तो पूरा का पूरा डैमेज डीएनए आगे जाएगा, जो कि एक तरीके से कैंसर का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो तीन आपके क्या थे, जीन थे जो कि इन्वॉल्व हो रहे थे कैंसर्स में। यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मल जो सेल्स है और कैंसर जो सेल्स है वो कैसा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल सेल्स में देखिए सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा है, ये न्यूक्लियस है, बाकी ये साइटोप्लाज्म है, सारे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लार्ज वेरिएबल सेप्ड न्यूक्लियाई, मतलब कि कैंसरस सेल्स नॉर्मल सेल्स के कंपेरिजन में इनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इनका जो शेप होगा वो शेप भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। नॉर्मल सेल्स में आप देखिए कि न्यूक्लियाई सेल के साइज कंपेरिजन में छोटी है और एक फिक्स शेप में आपको दिखाई दे रहा है। जबकि कैंसर सेल्स में आप यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत बड़ा हो गया है, जो कि पूरा ब्लू स्टेन दिखाई दे रहा है आपको। और इसके साथ साथ में यहाँ पे शेप का भी क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद नॉर्मल और इस सेल्स में आप देखिए कि मेनी डिवाइडिंग सेल्स डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट, यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज वे में है, किस तरीके से एक से दो, दो से चार, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखिए रैंडमली एकदम अभरट तरीके से डिवीजन हो रहा है और कोई भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल जो सेल्स होंगी उनका साइज और शेप क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक जैसा होता है। लेकिन कैंसर जो सेल्स होती हैं उनके साइज में भी और उनके शेप में भी वेरिएशन दिखाई देने को दिखता है। तो ये इरेगुलर साइज के भी होंगे और शेप के भी होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं, लाइक आपका पूरा न्यूक्लियस का पाया जाना, मेम्ब्रेन का पाया जाना और सेल ऑर्गेन्स का पाया जाना प्रॉपर तरीके से, ये नॉर्मल सेल्स के फीचर्स होते हैं। जबकि कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। जो भी ऑर्गेन्स होते हैं वो ऑर्गेन्स अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, लॉस कर चुके होते हैं, अब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से आप बताते हैं कि जब उनका ऑर्गेन्स डैमेज हो जाता है, तो ऑर्गेन्स के डैमेज होने की वजह से जो उस ऑर्गेन्स की वजह से फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं। और सेल्स क्या होगी, अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करेगी। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैंसरस सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में कंपेयर करने के लिए, कि किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसा कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी हो रही है। और उसके डिफरेंसेस के बारे में आपको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो होपफुली कभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट है कि ऐसा कैंसर सेल्स में और उसमें क्या डिफरेंसेस क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वो पूछ सकता है। देखिए जो ट्यूमर होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं।
एक माइग्रेट करने वाले और एक माइग्रेट नहीं करने वाले, जिनके बेसिस पे उनको मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर का नाम दिया गया। तो जो ट्यूमर आपका ऐसे लम्स बना करके आपका एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, वो डेड सेल्स हो जाती हैं, उनमें कोई माइग्रेशन नहीं होता है। तो जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे एक तरीके से आप देखिए, जैसे सपोज पहले के ज़माने में दादा लोग जो होते थे, उनके ऐसे फोर हेड पे, अगर मान लीजिए उनका ये फोर हेड है पूरा, तो यहाँ कहीं पे उनको ऐसे उभरा हुआ पार्ट दिखता था, उसको गुरमी बोला जाता था। देखा आप लोगों ने कभी? जो पहले के, हाँ, मतलब कि पहले के ज़माने में जो दादा परदादा लोग होते थे, उनके ऐसे माथे पर ऐसे ऐसे उभरा हुआ थोड़ा पार्ट रहता था, जिसको गुरमी बोला जाता था। वो भी एक ट्यूमर हुआ मतलब का एग्जाम्पल है। वो ट्यूमर कैसा है? वो ट्यूमर ऐसा है जो कि नॉन कैंसरस है, मतलब कि वहाँ की सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, डैमेज होकर के डेड हो चुकी हैं, लेकिन वो कहीं माइग्रेट नहीं कर रही हैं। तो जिसकी बात आपने अभी किया है, जो कि मेजॉरिटी अभी फीमेल्स में देखने को मिलता है, वो जो पार्ट है, वो एक्चुअली वो जो टिश्यूज़ है वो पूरे डैमेज हो चुके हैं, लेकिन वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अलग इसीलिए है क्योंकि वो उसे अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर में आपको ये देखने को मिलता है कि वो बेसिकली माइग्रेटरी नहीं होता है, उसमें मेटास्टेटिस की जो प्रोसेस होती है एब्सेंस होती है। और मेटास्टेसिस अगर नहीं हो रहा होता है तो वो सेल्स आपकी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ कहीं पे है सिर्फ वहीं अपना इफेक्ट दिखाता है और वहीं पर रह करके अपना मास इकट्ठा कर लेता है और वो डेड हो जाती हैं। जबकि मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टी शो करने वाले जो सेल्स होती हैं, वो जहाँ पे हैं वहाँ के अलावा भी दूसरे फेस पे, दूसरे साइड पे जा करके भी सेल्स को डैमेज करते हैं और अपना इफेक्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो जिनकी बात आपने किया वो बेसिकली आपके बिनाइन टाइप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़। अभी आगे आपको बताएँगे उन दोनों के बारे में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या-क्या हैं, उनका क्या-क्या रोल होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ अ सेल प्रोलिफरेशन मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये टर्म जो देता है, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है। आपके दिमाग में आता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो हमारे लिए पॉजिटिव काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ अ सेल प्रोलिफरेशन, मतलब सेल को प्रोलिफरेट करने से रोकने का काम करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्योंकि इस ट्यूमर के केस में क्या होता है, सेल का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ट्यूमर को सप्रेस कौन करेगा? जो कि प्रोलिफरेशन को रोकेगा। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होगी, जो कि प्रोलिफरेशन को सप्रेस करने का क्या करेगा, काम करेगा। और अगर ऐसा करता है तो जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। दूसरा, इनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल साइकिल रेगुलेटर्स। ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होते हैं वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करते हैं, कोड करते हैं, जिसे बनाते हैं। और सेल साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले जो रेगुलेटरी कंपोनेंट होते हैं उनको भी क्या करता है, कोड करता है या बनाता है। तो ये दोनों ही काम। नेगेटिव का मतलब हो गया कि सेल के प्रोलिफरेशंस को इनहिबिट कर रहा है, दैट इज वाई नेगेटिव रेगुलेटर हुआ। पॉजिटिव रेगुलेटर तब कहलाता है जब सेल के प्रोलिफरेशंस को बढ़ाता। सही है, लेकिन ये जो टर्म है देखिए क्या लिखा है, सेल प्रोलिफरेशन। सेल के प्रोलिफरेशंस को रोकने। हाँ, कैसे? सेल के प्रोलिफरेशंस को रोक करके। जेनेटिक स्टेबिलिटी इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है। इसीलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि ये टर्म देख करके दिमाग में कंफ्यूजन बन जाता है कि अरे ट्यूमर सप्रेसर जीन तो हमारे लिए अच्छा काम करता है, तो फिर कैसे ये नेगेटिव हो सकता है? तो नेगेटिव है किसके लिए? सेल के प्रोलिफरेशन के लिए, क्योंकि वही चीज़ कैंसर कॉज करती है। जहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, जहाँ पे आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, मेरा पॉइंट और मेरा पॉइंटर वहाँ पहले जाता है। आपको इस बात को आगाह करने के लिए कि आप थोड़ा यहाँ पे रुक जाइए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको भ्रमित किया जा सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि उन सारी परेशानियों को हम शेयर करके आए हैं और हमसे भी ऐसी गलतियाँ हुआ करती थी, है ना? तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से आपको समझना रहेगा।
सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन दैट रेगुलेट प्रोटीन डिग्रेडेशन। ऐसे भी प्रोटीन्स को बनाता है जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होते हैं या रेगुलेट करता है। इनकोड प्रोटीन दैट रिस्टेन द ग्रोथ ऑफ द सेल्स। और ऐसे भी प्रोटीन को इनकोड करता है जो कि सेल की ग्रोथ को रिस्टेन करता है, मीन्स मेंटेन करता है, खींचता है। प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बिकमिंग मैलिग्नेंट। और ऐसे भी जीन्स को कोड करता है जो कि ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि उस सेल्स को मैलिग्नेंट मीन्स ट्यूमर सेल्स बनने में क्या करता है, रोकने का काम करता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन का 5 यहाँ पे की पॉइंट आपको लिख करके दिया गया, और ये पांचों की पॉइंट पढ़ने के लिए आपको बुक का एक पेज पढ़ना पड़ता है। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए कि इसका की फंक्शन क्या है। नंबर पहला कि ये सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। नंबर दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाएगा, सेल को रेगुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। नंबर तीसरा, ऐसे प्रोटीन्स को बनाएगा जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नंबर चौथा, इनकोड करेगा ऐसे प्रोटीन्स को जो कि सेल के ग्रोथ को क्या करता है, रिस्ट्रेन करेगा, मतलब उसको रोक के रखेगा। और ऐसे भी प्रोटीन्स को बनाता है जो कि मैलिग्नेंट सेल्स को बनाने से रोकता है या रोकने का काम करता है। राइट, सो देखते हैं क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप फ्रॉम विच दे ओरिजिनेटेड, इनको डिवाइड किया गया। सो बेसिकली कार्सिनोमा क्या है, ऐसे जो सेल्स जो कि बेसिकली इपिथेलियल सेल्स में होते हैं या उनकी ओरिजिन इपिथेलियल सेल्स से होती है। द मेजॉरिटी ऑफ कैंसर सेल्स आर इपिथेलियल इन ओरिजिन। ऐसे अगर एपिथेलियल सेल्स में कैंसर होता है उसको आप कार्सिनोमा नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से पार्ट बी में सवाल आपका पूछा जाता है। नाम दे दिया जाएगा और सेल्स का दिया रहेगा, पता पूछा जाएगा कि हाँ कौन से सेल्स में होता है। दूसरा है ल्यूकेमिया सेल्स, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या हो गया? हाँ, ये आता है, ये ऐसे क्लासिफिकेशन वाला देगा, इसे नाम दे देगा और चार ऑप्शंस में आपको सेल्स का टाइप दे देगा, पूछेगा कि कौन किससे होता है। और ल्यूकेमिया के लिए देखें यहाँ पे ओरिजिनेट इन द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड सेल्स। तो अगर ब्लड सेल्स में कोई कैंसर अगर होता है तो उसको आप ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इपिथेलियल सेल्स में कोई कैंसर होती है उसे आप कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। और लिम्फोमा एंड माइलोमा, अगर आपकी इम्यून सेल्स से जैसे लिम्फ सेल्स में और माइलोमा सेल्स में अगर आपका होता है, मीन्स इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले सेल्स जो हैं अगर उनमें कैंसर होता है तो उसे आप लिम्फोमा या माइलोमा के नाम से जाना जाता है। लिम्फोमा लिया गया है लिम्फ से, माइलोमा लिया गया है माइलोमा सेल से। सार्कोमा, सार्कोमा बेसिकली जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एज इंक्लूडिंग फैट मसल्स एंड बोन्स, ये सब क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वैसे देखा जाए तो ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन वो एग्जांपल लिक्विड का है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। तो आपसे यहाँ पे घुमा करके परेशान करके ही पूछ सकता है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज में अगर कैंसर हो रहा है तो कैंसर का टाइप क्या होगा। तो आप पढ़ करके गए हुए हैं सार्कोमा के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंसली लगा करके चले आएंगे कि ब्लड सेल्स में नहीं होगा। क्योंकि आपने ब्लड सेल्स के लिए क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दैट इज द ल्यूकेमिया, राइट। लेकिन आप याद रखिए कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू टर्म अगर आपका आता है तो बेसिकली बात कर रहा है ब्लड की, उस टाइम पे आपका आंसर ल्यूकेमिया होना चाहिए, न कि सार्कोमा होना चाहिए। सार्कोमा आपका सॉलिड जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं लाइक जो फैट टिश्यूज हैं जिसको कि एडिपोज टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं आप, और इसके बाद मसल्स टिश्यूज हैं या बोन टिश्यूज हैं, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल। लेकिन ब्लड जो है आपका क्या है, ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ओके, तो इसकी बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, दैट इज ल्यूकेमिया बताएंगे। और इन सब की बात करेगा तो क्या बताएंगे, सार्कोमा बताएंगे। अच्छा, तो चलिए फटाफट बताइए कार्सिनोमा किस में होगा, बताइए। तो ये वाली जो सेल्स हैं क्या हैं, इपिथेलियल सेल्स है। वेरी गुड। दूसरा ल्यूकेमिया किस में होगा, ब्लड सेल्स में। वेरी गुड। लिम्फोमा किस में होगा, वेरी गुड। और माइलोमा किस में होगा, ये भी उसी में होगा। नहीं नहीं, लिम्फोमा और माइलोमा दोनों इम्यून सिस्टम, इसलिए मैंने फिगर ही लगाया है कि देखें आप लोगों का दिमाग कितना एक्टिव हो पा रहा है, सोते रहते हैं आप लोग। सार्कोमा किस में होगा,
हाँ, लाइक एज, हाँ, लाइक एज एडिपोज टिश्यूज हो सकता है, और आपके मसल सेल्स भी हो सकते हैं, और आपके बोन सेल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये सार्कोमा, लिम्फोमा, माइलोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, ये दे करके आपको सेल्स का टाइप दे करके मैचिंग कराने के लिए देगा, तो ये पार्ट सी में बनेगा। पार्ट बी वगैरह से पूछेगा तो सपोज इन केस ऑफ सार्कोमा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बी अफेक्टेड, ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है। या इन केस ऑफ लिम्फोमा विच काइंड ऑफ सेल्स विल बी इन्वॉल्व, इस तरीके से सवाल आपका बनेगा। और अगर पार्ट सी में बनेगा तो यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे कैंसर के सारे टाइप्स, यहाँ पे सेल्स का सारे टाइप मैचिंग करा करके आपको देने की बात आएगी। यहाँ पे ऑप्शंस आपको ए, बी, सी, डी इस तरीके से दे करके यहाँ पे आपको दिया रहेगा। बन गया 4 नंबर के क्वेश्चन, कितना आसानी से। और गलतियाँ हो जाएंगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, ये इतना सिंपल टॉपिक है, फिर भी अगर यही क्वेश्चन मैं बना के दे दूँ तो 60 to 70% बच्चे गलती करके आएंगे, सिंपल सी बात है। अगर पार्ट ए में सारे कैंसर का नाम दे दूं, जैसे कार्सिनोमा, लिपोमिया, लिम्फोमिया और ये सब दे दूं, और पार्ट बी में इनका सेल का टिश्यूज का टाइप दे दूं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन बना के दे दूं कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, देखिए कितने बच्चे गलती करते हैं। चलिए, नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स आपको अल्ट्रा लेवल पे कैसे दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, उनको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है नॉर्मल सेल्स के बारे में कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो प्रॉपर तरीके से है, न्यूक्लियस भी ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, क्रोमेटिन भी आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस भी आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। इनका साइज लार्ज साइटोप्लाज्म होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, और फाइन क्रोमेटिन फाइबर होंगे। जबकि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि स्मॉल साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस की जो साइज़ होगी वो बड़ी हो जाएगी, और मल्टीपल न्यूक्लियाई भी हो सकता है, और जो क्रोमेटिन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से बेंडेड होगा, कोर्सेस टाइप के होगा, मतलब अवरप्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आपके बेसिक कंपेरिजन्स हैं नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल्स में, जो कि फिगर के थ्रू है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ आरबी जीन के बारे में, दैट इज़ द रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि आइज़ में कैंसर होने वाली जीन मानी जाती है, और ये सबसे पहले स्टडी किया गया था ये कैंसरस उसके बारे में। तो ये फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन का एग्जांपल है। आरबी जीन किसका एग्जांपल है? ट्यूमर सप्रेसर जीन का। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में अभी आप जस्ट पढ़ करके आए हैं कि वो सेल को प्रोलिफरेट होने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो अगर इस आरबी जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो बेसिकली कैंसर होता है, जिसमें कि रेटिना जो होती है वो ख़राब हो जाती है और बच्चे को सही से दिखाई नहीं देता है। तो फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये। और कैंसर ऑफ रेटिना, 2 पॉइंट बन गया आपका यहाँ पे कि ये क्या है और क्या करता है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और कैंसर कहाँ पे कॉज करेगा? रेटिना वाले सेल्स में। रेटिनोब्लास्टोमा रिक्वायर्स 2 हिट्स इन अ सिंगल जीन। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लाइन। कैसे? ये बता रहा है कि जो आरबी की जो जीन है, आरबी की जो जीन है, आपको पता है कि आपके बॉडी में सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, है ना? क्यों होते हैं पेयर के फॉर्म में? क्योंकि आपके पास क्या है? होमोलॉगस जीन है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए कि आपका ये क्रोमोसोम है, और दूसरा इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है। इसमें यहाँ पे इसका लोकेशन है आरबी जीन का, और इसमें मान लीजिए आपका यहाँ पे लोकेशन है आरबी जीन का। तो बताना ये चाह रहा है कि एक ही जीन में, मतलब ये आरबी जो जीन है, अगर सपोज कीजिए इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में से, क्या है ये? होमोलॉगस क्रोमोसोम। बता रहा है कि इस रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज को होने के लिए ये जो होमोलॉगस जीन आपको दिखाई दे रहा है दोनों क्रोमोसोम पे, अगर एक किसी पे म्यूटेशन अगर होगा, मान लीजिए ये आपका क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, लेकिन अभी भी आपका ये नॉर्मल है, तो इस केस में यहाँ पे आपको डिजीज़ दिखाई नहीं देगी। डिजीज़ आपका तब होगा जब इसी सिंगल जीन के दोनों जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन हो जाए, इसमें हिटिंग की जाए, हिट किया जाए, टारगेट किया जाए, और उसमें म्यूटेशन हो, तब जा करके आपको दिखाई देगा रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़। सो यही पॉइंट आपको लिखा गया है, रेटिनोब्लास्टोमा रिक्वायर्स 2 हिट इन अ सिंगल जीन, मतलब एक ही जीन में जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, उन दोनों में ही क्या हो? म्यूटेशन हो, तब जाकर के आपको दिखाई वो देगा। आरबी जीन्स कहाँ लोकेट होती है? 13th क्रोमोसोम नंबर पे। यहाँ पे
पी एंड क्यू है, इसको ध्यान से रखिए। क्रोमोसोम्स के आर्म्स को शॉर्ट एंड लॉन्ग में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये वाले आर्म्स को पी मीन्स बड़ा, शॉर्ट वाले को छोटा, राइट। तो ये पी का मतलब है, क्यू का मतलब है शॉर्ट। तो 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ये डिवाइड होता है। 180 के बी का डीएनए आपका होता है और इनकोड करता है 4.7 के बी के एमआरएनए को, और प्रोड्यूस करता है 928 अमाइनो एसिड्स को। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो जीन है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल यहाँ पे दिया गया कि ये 93 नंबर पे क्रोमोसोम पे पाया जाता है। 180 के बी का डीएनए की लेंथ होती है, 4.7 के बी के एमआरएनए को बनाता है, और उस एमआरएनए से 928 अमीनो एसिड की लॉन्ग पेप्टाइड चेन क्या होती है, बनती है, राइट। यहाँ पर आपको रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़ का पूरा हिसाब किताब दिखाया जा रहा है। थोड़ी सी देखने में आपको इमेज में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ इसको थोड़ा जूम करने का, और अगर जूम हो जाएगा तो अच्छी बात है। जूम तो हो जाएगा लेकिन ये शायद, हाँ अभी ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये रेटिनोब्लास्टोमा का आपका रेटिना का सेल्स है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, तो हम समझा दे रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स हैं आपके, और उन दोनों क्रोमोसोम्स का आपको यहाँ पे आरबी जीन दिखाया जा रहा है नॉर्मल कंडीशंस पे। नॉर्मल आपकी जो सेल ग्रोथ होगी तो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, नॉर्मल सेल आपका ग्रो कर गया, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो गया इन वन कॉपी ऑफ आरबी जीन। किसी एक कॉपी में आपके आरबी जीन में क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया। तो एक कॉपी में हुआ तो इसका एक जब डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, और इससे आपका जो डिवीजन होगा यहाँ पे ये भी क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा, बट इसके एक जो बनेगा फिर से क्या होगा, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, सेकंड आरबी जीन। तो इस तरीके से सेकंड टाइम पे अगर होगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगा, बाकी ये सारे सेल्स क्या होंगे, आपके नॉर्मल बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस तरीके से आपका दो टाइम पे जब उस आरबी जीन में म्यूटेशंस हो रहा है तब जाकर के आपके सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ जो है वो लॉस हो जा रही है कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि अगर कोई सेल्स जो कि रेटिना की है और पहले से ही एक कॉपी इसकी क्या है, म्यूटेटेड है, तो अगर एक कॉपी म्यूटेट होगा तो यहाँ पे एक जो सेल्स बनेंगे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, दूसरा कैरियर होगा। तो अगर इस वाले का डिवीजन अगर होगा तो यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अगर हो गया तो ये वाले सेल तो नॉर्मल बनेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, आपका लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर को, मतलब लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो आरबी जीन में जब तक दो बार म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वो बेसिकली आपका जो डिजीज होगा वो दिखाई नहीं देगा। इस टाइप वाले को बेसिकली हम फैमिलियल केस मानते हैं रेटिनोब्लास्टोमा का, जो कि 40% होता है, जबकि ये वाला जो टाइप है आपका स्पोरेडिक होता है, मीन्स नॉन फैमिलियल होती है, मतलब उसकी खुद की लाइफ में होता है, और ये केस 60% देखा जाता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस के साथ साथ में एक्वायर्ड करेक्टर में भी आता है, मतलब इंडिविजुअल्स की खुद की लाइफ में भी ये डिजीज 60% केसेस में देखा जाता है, और फैमिली से मीन्स पेरेंटल से ट्रांसफर होने में 40% देखा जाता है। तो पेरेंटल होने का मतलब ये हुआ कि उसके पास रिसेसिव कैरियर जीन है, मतलब पहले से ही उसका एक जीन अफेक्टेड है, और उसकी बॉडी में अगर एक बार ही म्यूटेशन अगर हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा, डिजीज हो जाती है, जबकि आपका उसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसके बाद देखते हैं कि आरबी जीन का जो रोल है वो क्या क्या है, इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है ना वो क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है, एक नहीं, मतलब आइज़ नहीं दिखाया जा रहा, एक आँख में भी हो सकता। हाँ, हमें हमें लगा हमें लगा कि ये वाले पर्सन को आपने आँख नहीं समझ लिया कि एक आँख है, दो आँख है, दोनों में हो जाए तो तभी होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, तब तो फिर ठीक है। नहीं ज़रूरी नहीं है कि दोनों आँख में हो, एक आँख में आपका जो रेटिनल सेल्स है उसमें हो सकती है। तो और ये ज़्यादातर केसेस में छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, मतलब उनका उनमें ये म्यूटेशन देखने को ज़्यादा मिलता है। ओके, तो आरबी जीन्स का जो फंक्शन है वो क्या-क्या है, इन्वॉल्व होता है सेल साइकिल रेगुलेशंस में एट G2S। इस वाले चेक पॉइंट पे, मतलब जो चेक पॉइंट आपका एस से G2 को ट्रांजिट करने वाला है, वहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा, मीन्स कंट्रोल करने का काम करता है। मैकेनिज्म क्या है रेटिनोब्लास्टोमा जीन का, कैसे ये काम करता है, यहाँ पे आप देखिए। नॉर्मल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नॉन फॉस्फोरिलेटेड आरबी जो जीन है बाउंड करता है इलांगेशन फैक्टर 2 से, जिसको कि E2F बोलते हैं, ये बाउंड किया रहता है, जिसको कि मतलब इसको नॉर्मल बनाए रखता है, राइट। जब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशंस होता है तो फॉस्फोरिलेशंस होने की वजह से आपका ये इलांगेशन फैक्टर जो 2 होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है,
और आपका ये फॉस्फोड ये साइक्लिन इस तरीके से आपका बाइंड किया रहता है। अब ये इलॉन्गेशन फैक्टर क्या करेगा, मूव करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाकर के ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, इंड्यूस करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन आपका इंड्यूस होगा तो वहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन्स जो होंगे वो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि सेल को प्रोग्रेस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है वो काम करता है आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो रेटिनोब्लास्टोमा एक तरीके का ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिससे कि कैंसर कॉज होता है और ये रेटिना में कैंसर कॉज होता है जिससे कि आई साइड चली जाती है। ये क्रोमोसोम नंबर 13 पे म्यूटेशन होता है, पाया जाता है। ये जीन का लोकेशन है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बेसिकली P53 जीन्स, इसको कि ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपका एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसको पापा ऑफ ऑल जीन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इसका रोल है, कैसे ये काम करता है, यहाँ पे देखिए। लोकेटेड एट 7p क्रोमोजोम्स, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 17th नंबर का जो क्रोमोजोम्स होता है उस पर क्या करता है, लोकेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। नॉर्मल सेल्स में एमडीएम बाइंड किया रहता है 53 प्रोटीन से और सेलुलर जो लेवल होगा 53 का क्या होता है, नॉर्मल लो रहता है। मतलब जब आपकी सेल्स नॉर्मल रहेगी तो वहाँ पे एक एमडीएम प्रोटीन आता है, एमडीएम। ये एमडीएम प्रोटीन P53 वाले से क्या किया रहता है, बाइंड किया रहता है, जिसकी वजह से बाइंड करके ये इसको इसके लेवल को क्या किया रहता है, लो किया रहता है। लेकिन नॉर्मल सेल्स बोथ एमडीएम एंड 53 आर अनफॉस्फोराइलेटेड। दोनों ही कंडीशंस, ये दोनों ही प्रोटीन्स कैसे होंगे, अनफॉस्फोराइलेटेड होते हैं, मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। अलाउड टू बाइंड टुगेदर, राइट। और जब डीएनए डैमेज होगा तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ बोथ प्रोटीन, जब डीएनए डैमेज होगा तो एमडीएम का और P53 का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और जैसे ही आपका फॉस्फोराइलेशन होगा ये क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए डैमेज जो सेल साइकिल नॉर्मलिटीज़ है वो कैसे हो रही है। नॉर्मल कंडीशंस में P53 और एमडीएम प्रोटीन जो कि अनफॉस्फोरेटेड हैं, जिनको कि आप इनएक्टिव फेज के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों आपके पाए जाते हैं। डीएनए डैमेज होगा तो इनका फॉस्फोराइलेशन होगा, P53 आपका क्या होगा, निकल सेपरेट हो जाएगा। और जब P53 सेपरेट होगा तो क्या क्या काम करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा, डीएनए रिपेयर करेगा, फिर सेल साइकिल को रीस्टार्ट कर देगा। अब apoptosis करेगा जहाँ पर डेथ होगी और एलिमिनेशन होगा डैमेज सेल्स का, तब जा करके सेलुलर एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, मेंटेन रहती है। तो P53 भी आपका एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है और प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होगा, सेल को अरेस्ट करने में इन्वॉल्व होगा। ये सारे इसके क्या है, फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करता है। हाँ, नॉर्मल कंडीशन से देखिए इन सारे प्रोटीन्स का जरूरत आपको हमेशा नहीं है ना, क्योंकि डीएनए आपका हमेशा डैमेज थोड़ी नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब आपका नॉर्मल कंडीशन होगा तो ये इनएक्टिव फेज में पड़े रहते हैं। तो इनएक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन है एमडीएम। एमडीएम प्रोटीन जो होता है वो P53 से बाइंड किया रहता है जो कि उसको इनएक्टिव बनाएगा। जैसे ही डीएनए डैमेज होता है तो वो सिग्नल आता है, तो उस सिग्नल की वजह से इन दोनों प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होता है। जो फॉस्फोराइलेशन होगा तो एमडीएम प्रोटीन क्या होती है, निकल जाती है और फिर P53 क्या होता है, निकल जाता है। तो P53 अब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, सेल को अरेस्ट करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा, सेल को प्रोसेस में ले जाएगा, ये सारा काम करता है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया कि क्या क्या काम करेगा ये। P53 तरीके से P21 को एक्टिवेट करता है जो कि जीवन को अरेस्ट करेगा, बैक्स को, पीमा को, नोक्सा को, इन सब को करेगा जो कि प्रोसेस करते हैं। और सर्वाइन को करेगा जो कि प्रोलिफरेशन करने का काम करता है। तो ये दोनों जो फिगर हैं आपको P53 के मैकेनिज्म को बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है और किस तरीके से ये होता है। तो बिनाइन ट्यूमर्स छोटे होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आपका लार्ज होता है, स्लो ग्रोइंग होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होता है, नॉन इन्वेसिव होता है। इनकी बात मैं कर रहा था, बगल वाली टिश्यूज़ को रप्चर करके या उसमें जाने की बात करता रहता है, राइट। और वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ये पोअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। स्टे लोकलाइज्ड मीन्स जहाँ पे रहेंगे वहीं पे रह जाएंगे। मेटासिस्टाइज होंगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करने की टेंडेंसी इसमें होती है। ये और ये दोनों प्रॉपर्टी मिल करके इसको क्या बनाती है, ऑन्कोजेनिक बनाती है, मीन्स कैंसरस बनाती है। स्टे वेयर दे आर, और वो वहीं पर रहेंगे जहाँ पे ये हैं। जबकि ये क्या करेगा, इन्वाइट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा सराउंडिंग वाले टिश्यूज़ को, जाकर के क्या करेगा, बाकी जगह पे मूव कर जाएगा। कैन नॉट इन्वाइड और मेटास्टाइज, जबकि ये क्या करेगा, मेटास्टाइज कर सकता है और इन्वाइट करके दूसरे वाले सेल्स को भी खराब कर सकता है।
तो बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दोनों का आप देख लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा था। और अभी आपने जो पूजा ने सवाल पूछा था वो एग्जांपल इसका है कि ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनमें इस तरीके का कैंसर हो जाता है, जिससे कि लंप बन जाते हैं जो कि पेन करता है, बट वो आपके लिए उतना डेंजरस नहीं होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये वाले जो लम्स बनने की पॉसिबिलिटी देखी जाती है फीमेल्स में, उनके एडिपोज टिश्यूज वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सारे सेल्स वैसे होते हैं जो कि बिनाइन ट्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। इनको ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि बेसिकली इनमें इनका जो रेगुलेशन होता है वो पूरा का पूरा जो सेंस है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो अपने हिसाब से बस जैसे ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट एक सेंसेशन के थ्रू होती है। आपकी नॉर्मल जो बॉडी होती है वो सेंस करती है कि अभी उसको डिवीजन करना है तो ग्रोथ फैक्टर चाहिए, नहीं करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाता है, सिग्नलिंग पाथवे सब खत्म हो जाती है, इसलिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो वो फटाफट फटाफट बाहर से मतलब बगल वाले सेल से सारा का सारा वो क्या करते हैं, लेते रहते हैं। और ये डैमेज डैमेज जो चीज़ों को करते हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिनकी वजह से इनको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक होने का मतलब देखिए ये है कि इसके लिए क्या है कि कुछ जैसे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स और एक्सरसाइज होते हैं। जैसे उनको फीमेल जो डॉक्टर होती हैं सजेस्ट करती हैं कि आप ये 4 महीने 5 महीने ये दवाइयाँ खाइए। तो उन दवाइयों से होता क्या है कि जो भी वो आपके रप्चर्ड या डेड टिश्यूज होती हैं धीरे 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 क्या होती है, उनकी इंगल्फिंग होना शुरू हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। तो जो भी लम्स बने रहते हैं जो कि दर्द करता है वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, बट उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इनमें तो खतरनाक है ये वाली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है मैलिग्नेंट वाली, ये दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल की बॉडी में पाए जाने वाले जो लम्स होते हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे लिख रखा है सेल्स आर नॉट कैंसरस एंड वुड नॉट स्प्रेड। तो ये मतलब एक जगह पे लीक नहीं करते हैं। जैसे देखिए बगल की जो सराउंडिंग सेल्स है वो हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जहाँ पे ये है वहीं पे दिक्कत है। जबकि यहाँ पे आप देखिए लीक करेगा तो ये वाले सेल्स को भी खराब करेगा, यहाँ पे सेल्स खराब करेगा, ये भी खराब करेगा, तो ये टॉक्सिक हो जाता है। ओके। क्या बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, उसी को तो बोलते हैं आप इन्वेजिनस। इन्वेसिनस जो आप बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पाथवे क्रिएट करती हैं जहाँ से ब्लड आता है, फिर इसके बाद जाकर उसको डैमेज करने का काम करती हैं। यही दो प्रॉपर्टी मेटास्टैसिस और इन्वेसिनस, यही दोनों बिनाइन ट्यूमर को अलग करती है किससे, मैलिग्नेंट ट्यूमर से। जैसे ये वाली जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। उनका कहना ये था कि जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनमें और मैलिग्नेंट ट्यूमर में दो चीज़ों का डिफरेंस है। एक इन्वेसिवनेस मतलब कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना, इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं इन्वेसिवनेस। और दूसरा एक जगह से लोकेट होकर के दूसरे जगह पे जाना, जिसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। ये दोनों ही प्रॉपर्टी इस वाले ट्यूमर को खतरनाक बनाती है, मैलिग्नेंट वाले को, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी इस वाले में नहीं पाई जाती। तो जहाँ पे ये रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं, और इसके बाद उनका जब वहाँ से डिवीजन होकर पूरा सेल्स वो हो जाता है तो वहीं पे डेल हो जाते हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ। किसमें? काहे नहीं होगा, अगर वो पूरा का पूरा ट्यूमर अगर निकाल देते हैं तो जो भी रप्चर्ड सेल्स है सब खत्म हो गई, अभी सारी सेल्स आपकी नॉर्मल हो गई ना। फायदा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियोथेरेपी जो की जाती है उसमें यही किया जाता है कि सारे कैंसरस सेल्स साथ साथ में उसके सराउंडिंग के सेल्स को भी किल किया जाता है, जिससे कि वो सारा सारा जो चीज़ फैलाया हुआ था वो खत्म हो जाए। कीमो में दवाइयाँ दिया जाता है, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट होती है। और उसमें एक्चुअली ना जैसे देखा होगा आपने कि जितने भी लोगों का कीमोथेरेपी होता है सबका बाल छिला दिया जाता है। क्यों बताइए? कीमोथेरेपी में हाँ, हाँ जो मेडिसिन
जो मेडिसिन चलाई जाती है ना, वो मेडिसिन का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, तो आपके जो हेयर्स है ना वो सब खराब हो सकते हैं और वो गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ सकता है। दैट इज़ वाई सब पूरे हेयर को रिमूव कराया जाता है। ओके, तो आप लोगों ने कैंसर के बारे में देख लिया, एज वेल एज चेक पॉइंट और सेल साइकिल के बारे में देख लिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन्स के बारे में, और अगर अभी आपको पढ़ने का मन है तो आप बताइए, अदरवाइज फिर ये चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास तो डे टाइम पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मुझे डे टाइम पे थोड़ा जाना है एक्चुअली। अभी थोड़ी फैमिली वाले आ रहे हैं, तो कुछ सामान। हाँ तो हाँ, तो नाइट में ही क्लास चलेगी आपकी, और टाइमिंग वही रहेगी 9 बजे वाली, ठीक है। ठीक है फिर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए काफ़ी है इतना। हाँ।